हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो धन निष्कासन के ऊपर है। किस तरीके से जो है वो भारत का धन, जो भारत का जो धन था, भारत का जो पैसा था, वो भारत से बाहर अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ले जाया गया और किस तरीके से इसको लूट किया गया हमारे धन को। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे सामने कुछ नाम आते हैं, जिसमें सबसे पहले सीआर दास, दादा भाई नौरोजी और रजनी पामदत्त मेन है। तो जब हम बात करते हैं धन निकासन की, जब हम बात करते हैं कि भारत का जो पैसा था, भारत का जो रिसोर्सेज थे, भारत की जो कैपिटल थी, वो जब किस तरीके से बाहर गई, किस तरीके से शोषण हुआ, किस तरीके से हमारे काश्तकारी, हमारे जो था वो हैंडलूम वर्क, हमारा आर्टिक्राफ्ट, हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नेटिव प्रोडक्शन था, किस तरीके से सोने की चिड़िया को लूटा गया, वो हमें सीआर दास, दादा भाई नौरोजी और रजनी पामदत्त के द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स और उनके बुक्स में पता चलता है। तो इसी तरीके से रजनी पामदत्त जी ने अपनी बुक इंडिया टुडे में एक डिस्क्रिप्शन दिया, जिसमें उन्होंने 3 चरणों में बताया कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन ने, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश रूल जो कि 1858 के बाद, 1858 के बाद स्टार्ट हुआ, किस तरीके से दोनों ने मिलकर भारत की जो वित्तीय प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया। इस 3 चरणों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, यह जानना कि वो 3 चरण कौन कौन से थे और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला अगर चरण की बात करें तो 1757 से लेकर 1813, 1757 और 1764, ये टाइम पीरियड आप लोगों को पता होगा कि यही टाइम पीरियड था जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। इसी बैटल ऑफ बक्सर से इंडिया की तकदीर लिखी गई वित्तीय आधार पर, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर में अवध, बंगाल और मुगल, अवध, बंगाल और मुगल, अवध और बंगाल के नवाब, ठीक है, और साथ ही साथ मुगल शाह आलम द्वितीय ने किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की और यहां पर बैटल ऑफ बक्सर वो हार गए। और इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इसी संधि के बाद जो था वो दीवानी का, जो जितना भी दीवानी का अधिकार थे, दीवानी अधिकार सिर्फ 26 लाख, आज के अगर दौर में देखें तो 26 लाख जो है बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। उस टाइम के 26 लाख सालाना के आधार पर शाह आलम द्वितीय ने सारा का सारा दीवानी अधिकार, जिसमें सिविल और टैक्स, सिविल मामले और टैक्स मामले दोनों के अधिकार जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, रॉबर्ट क्लाइव को दे दिए। यहीं से हमारा धन निष्कासन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग 1813, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार या मोनोपोली को खत्म नहीं कर दिया गया, जब तक उसको ये नहीं बोल दिया गया कि भाई अब आप जो है वो सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करेंगे और उसके अलावा जो है बाकी जितनी भी ब्रिटेन की कंपनियां होंगी वो भी भारत में आके अब क्या कर पाएंगी, ट्रेड कर पाएंगी। तो 1813 तक ये चीजें चलती रही। इसी काल को, इसी समय को, इसी चरण को हमने क्या बोला भाई, इसी चरण को हमने बोला व्यापारिक शोषण, ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, व्यापारिक शोषण। यहीं से व्यापार के आधार पर शोषण हुआ, धन का निष्कासन हुआ और ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो थी रजनी पामदत्त के द्वारा पहले चरण में बताई गई, ठीक है। इसी का आधार क्या बना, इसके 3 बेसिक आधार बने। पहला आधार बना
कि जब एकाधिकार व्यापार था, जब तक एकाधिकार व्यापार था, जब तक मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, तब तक क्या हुआ कि भारत का जितना भी सामान था, जिसमें सूती कपड़ा, मसाले सस्ते दामों पर खरीदते और यूरोप में उनको महंगे महंगे दामों पर बेचना स्टार्ट किया। मतलब जितने भी आपके कैपिटल प्रोडक्शन जो होती थी, जिसको हम सरप्लस प्रोडक्शन भी बाद में जो है कहा गया उसको, तो वो सारा का सारा सस्ते दामों पर खरीदा जाता था और महंगे महंगे दामों पर उसको बेचा जाता था यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, यहीं से इसी के बाद प्लासी और बक्सर के बाद हमने बात की कि किस तरीके से जो था वो सारा का सारा दीवानी अधिकार जो था वो अब अंग्रेजों के पास चला गया, जो पहले वो सोना और चांदी और साथ में दूसरे जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज थी उनके आधार पर यहाँ पर व्यापार करते थे, वो अब बंद हो गया। अब यहीं का पैसा यहीं पर खर्च किया जाता था और यहाँ का पैसा यहाँ से बाहर ले जाकर भी खर्च किया जाता था, जिसमें भारत सचिव, अन्य सचिव, इन सभी के वेतन हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो अन्य भत्ते हो, सभी यहां से दिया जाता था। सभी के सभी भारत के ही पैसे से दिया जाता था। यहां से दीवानी अधिकार उनको मिला और दीवानी के आधार पर उन्होंने इस तरीके से लूट करनी स्टार्ट कर दी। और इसी तरीके से जब भारत के पूरी तरीके से एक तरीके सिस्टम, टैक्स सिस्टम, यहाँ का जो मनी जो सप्लाई सिस्टम था, जब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, टूट गया और भारत का पैसा बाहर जाने लगा, इसी को इंस्टीट्यूशनल प्लंडर भी कहा गया और इसी को इंस्टीट्यूशनल प्लंडर का काल बोला गया। अब यहां से सिर्फ धन ही बाहर नहीं जा रहा था, बल्कि वहां से जो रिवार्ड था, वहां से जो बेनिफिट्स थे, वो आने भी बंद हो गए थे और सारा का सारा प्रॉफिट जो था वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था। 1813 आते आते ये चीजें रुख बदला, ये चीजें बदली, लेकिन भारत की स्थिति वही बनी रही। स्थिति भारत के लिए नहीं बदली, सिर्फ बदली कमाई की। कमाई किसकी? ब्रिटिश की। 1813 में नया अधिकार रूल आता है, नया एग्रीमेंट आता है इनका, और 1813 में इन्होंने, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लूटने वाली थी, अब ब्रिटेन की बाहरी कंपनियां भी आकर इंडिया में ट्रेड करने वाली थी। यहीं से, इसी मोनोपोली के खत्म होने से, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली से खत्म होने से जो बचा कुचा पैसा जो था, जो बचा कुचा हैंडलूम जो था, जो बचा कुचा हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन हाउस था, वो भी अब धीरे धीरे डिक्लाइन करता चला गया। और यही वो काल था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर था ब्रिटेन में, और यहां से कच्चा माल जैसे कपास, नील, रेशम, सोरा, ठीक है, इस तरीके से कच्चा माल जो था वो ब्रिटेन लेके जाया जाता था और वहां से मैन्युफैक्चर गुड्स, जिसको हम सेकेंडरी गुड्स भी कहते हैं, वो यहां पर इंडिया में लाया जाता और महंगे दामों पर बेचा जाता। इसी से हमारे यहाँ का विउद्योगीकरण हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इसी से ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसी से उसकी इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ती चली गई, रॉ मटेरियल उनको आसानी से मिलने लगा, आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंचने लगे, और इसी तरीके से इंडियन हैंडलूम, इंडियन जितना भी कुटीर उद्योग था, छोटे उद्योग था, बड़ा उद्योग था, वो गिरता चला गया। यहां से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन किसका हुआ भाई? ब्रिटेन का हुआ। वहीं जब यही बात 1857 की क्रांति के बाद यही बात जब आगे बढ़ी और 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया, उसके बाद अब सारी बागडोर जो थी वो ब्रिटेन ताज के हाथ में पहुंच गई। और अब ये जो शोषण था, ये जो पहले व्यापारिक था, फिर ये औद्योगिक हुआ, और अब ये इससे भी ऊपर क्या पहुंच गया? वित्तीय पूंजीवाद पर पहुंच गया। अब ये कैपिटलिज्म आ गया। अब यहीं से फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की शुरुआत होगी, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चला। मतलब अब आप भारत में ट्रेड करो,
अब भारत में इन्वेस्ट करो, आप भारत में इन्वेस्ट करो, चाहे अब यहां पर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको आपका प्रॉफिट जो है, आपका हिस्सा जो है वो लगातार मिलता रहेगा। ऐसे ही कुछ रेलवेज में देखा गया, ऐसे ही कुछ रेलवेज में देखा गया। जब रेलवे में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया तो उनको 5% का फिक्स्ड प्रॉफिट जो था वो देने की बात कही ब्रिटेन ने, और वो दिया भी, जिससे कि इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो और ज्यादा डिप्राइव्ड होती चली गई, और ज्यादा गिरती चली गई। यहीं से अब सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत में पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फ्री ट्रेड जो था वो यहां पर बढ़ा दिया गया। अब जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो आप सभी को पता है कोई भी इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब उसमें प्रॉफिट के चांसेस हो, और यहां तो प्रॉफिट क्या था भाई? गारंटीड था। अब अगर प्रॉफिट गारंटीड होगा तो जितने भी एफटी होगा, फ्री ट्रेड, जितने भी फ्री ट्रेड के अंडर में जितनी भी कंपनीज होंगी वो सब इंडिया में ही क्या करेंगी भाई? इन्वेस्ट करेंगी, इंडिया के ही मॉडल्स पे इन्वेस्ट करेगी। लेकिन यहां पर फायदा इंडिया को सिर्फ पुराने, जो अब के पुराने और थके हुए जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं उन पर उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, और यहां से भारी मात्रा में धन को लेकर गए इन्वेस्ट के तौर पर। ये बोला कि हमने ये इन्वेस्ट किया है, लेकिन सही मायने पे वो पैसा भी हमारा था, वो लगाया भी हम ही पे गया, उससे कमाई भी ही हमारे ही रिसोर्सेज से की गई, और उनको हमारे ही तरीके से शोषण कर दिया गया, हमारा ही शोषण कर दिया गया, हमारे ही व्यापार को, हमारी ही पूंजी को, हमारे ही वित्त को, हमारे ही उद्योग को खत्म कर दिया गया। हमारा पैसा हमसे ही लेकर हमें ही देकर हमसे ब्याज लिया गया, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्री ट्रेड जो था वो बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर आया। साथ ही साथ अब बैंकिंग और शिपिंग कैटेगरीज भी इन्वॉल्व हुई, बैंकिंग स्ट्रक्चर तैयार हुआ, और मजे की बात ये थी कि यही वो बैंक थे जो इंडिया का पैसा खुद लोन लेते थे, या इंडिया का पैसा बाहर जाकर लोन देते थे। इंडिया का ही पैसा सर्कुलेट होता था इसी बैंकिंग कंडीशंस में, इसी बैंकिंग सिनेरियोज में। इसीलिए और ज्यादा इंडिया का जो वेल्थ था वो ड्रेन हुआ, जिसको बहुत अच्छे तरीके से रजनी पामदत्त ने अपनी बुक इंडिया टुडे में बताया। ठीक है, साथ ही साथ चाय, कॉफी, रबर जैसे, शोरा वगैरह जैसे जो मुनाफा कमाने वाली जो प्रोडक्शंस थे, जो प्रोड्यूस गुड्स थे, उनका भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर शोषण हुआ। बहुत सारे जो जमींदार थे, बहुत सारे जो भूस्वामी थे, उनको अब सिर्फ मजदूर बना दिया गया, वो सिर्फ मजदूर बन के रह गए, या फिर वो अपनी जमीनें छोड़ने पे। इसी तरीके से खुखंटी नाम की एक प्रथा थी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो था वो मुंडा विद्रोह हुआ, वो खुखंटी प्रथा को जो था वो खत्म किया गया, फिर दोबारा उसको खैर बाद में लाया गया, लेकिन किस तरीके से वो चला वो भी एक यहाँ पर हमें यहाँ पर उसको देखने को हिंट मिलती है। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी थी रजनी पामदत्त ने दी अपनी बुक जो है इंडिया टुडे में, और किस तरीके से, और लगातार यहाँ से मैं आपको बता दूं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, या कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस घुमा फिरा के इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि किस तरीके से भारत की आर्थिक व्यवस्था रही ब्रिटेन काल में, कॉलोनियल टाइम पीरियड में, किस तरीके से शोषण हुआ, किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आई, किस तरीके से 3 चरण थे, रजनी पामदत्त के द्वारा कौन से चरण दिए गए, किस चरण को किस काल में डाला गया, ये सब जो था ये लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चंस में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इसी का बेसिकली अगर माइंड मैप बनाना चाहते हैं, या इसको फ्लो चार्ट में या फिर अपने नोट्स में ऐड करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इजी टू वे है, आप आराम से आप इसको कर सकते हैं, इजी आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं मेंस राइटिंग में, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए। अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी, आप उसमें लॉगिन कीजिए, आप उससे कनेक्ट कीजिए, मुझसे बात कीजिए। अगर आपको हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है,
तो बेझिझक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे आपको एक फुल फ्लेज इजी वे में हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।